अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, ट्रंप ने आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद हमने देखा कि इस वक्त नाकाबंदी कर दी गई है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। और चाइना की वज़ीर दिफा का भी पैगाम आया था। वाज़ेह रहे कि चाइना जो है वो ईरान से तेल लेता है, और जिसके बायस हम देखेंगे कि चाइना को भी तेल की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। चाइना के वज़ीर दिफा का ये बयान सामने आया है कि उम्मीद करते हैं कि हमारे जहाज़ों को, हमारी ट्रेड को इससे कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हम ईरान के साथ मुआहिदा कर रहे थे, ईरान भी बेचैन था अमेरिका के साथ मुआहिदा करने में, लेकिन कुछ चीज़ों पे इतफाक नहीं हो सका। यूरेनियम का एक मामला है जिस पे इतफाक नहीं हो सका, ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब से कुछ देर पहले वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। पासदारान इनकलाब का भी बयान सामने आया है कि अगर हमारी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीजी ममालिक में किसी की भी बंदरगाहें महफूज नहीं रहेंगी। अगर हम देखेंगे कि ईरान कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसके बाद ईरान जो है वो खलीजी ममालिक की बंदरगाहों को टारगेट कर सकता है, ये ईरान का बयान मौजूद है। इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया, उनसे गुफ्तगू की, और उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए ये खासा मुश्किल था कि 47 ईयर्स से जो ममालिक आमने सामने एक मेज़ पर नहीं बैठे थे, पाकिस्तान उन ममालिक को एक मेज़ पर लेकर आए। और ये जो डायलॉग हुए थे ये इनडायरेक्टली नहीं थे, दोनों ममालिक एक ही जो मेज़ है उस पर बैठे थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं वहाँ पे मौजूद था और हमने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का भी जिक्र किया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी जिक्र किया गया, और ये बताया गया कि खासा मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान ने मीडिएशन के लिए इन दोनों फरीकैन को राज़ी किया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा एजाज़ है। लेकिन हम देखते हैं जिस तरीके से वक्त गुजरता है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयानात आते हैं। पहले तो ये कहा गया था कि मुआहिदा अब होने को है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का भी यही कहना था कि हम MOU साइन करने ही वाले थे। जिसके बाद हमने देखा कि वाशिंगटन की जानिब से एक नए मुतालबात सामने आ गए, जिसकी बाइस से मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। वाज़ेह रहे कुछ चीज़ों पे इत्तफाक हो गया है और कुछ पे जो है वो इत्तफाक जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है राना जावेद, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब, ये बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उनसे बातचीत की, और अब ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, नाकाबंदी कर दी गई है। चीन का भी इसमें खासा नुकसान होगा, तो इन तमाम मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक तरह की खतरनाक सूरत डेवलप होती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में वो जो ईरान की ऑयल हब है, उससे जो भी ममालिक जो हैं वो तेल खरीदेंगे, उनकी जो शिप्स है उनको यूएस ने कहा है कि वो टारगेट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जो एशियन ममालिक हैं उनकी 84% जो है वो इंपोर्ट ऑयल की जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से, दुनिया भर का कैलकुलेशन में तो 20% है। और एशियन ममालिक में सबसे ज्यादा जो ऑयल ईरान से खरीद रहा है उसमें चाइना सरफहरिस्त है। तो अगर ये चाइनीज ऑयल शिप्स को रोकेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत खतरनाक हालात की तरफ लेके जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में असल बात ये नहीं, क्योंकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ईरान की इकोनॉमी को। ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी बुरी है, वो 2-4 हफ्ते, चंद महीने और भी जंग के साथ इसी तरह गुजार सकते हैं। असल मसला ये है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इस सीज फायर के दौरान जो है ईरान को मजीद ऐसे हथियार देगा जिससे वो जंग की सूरत हाल बदल सकती है खत्ते में। तो मेरा ख्याल ये कि शायद अमेरिका उन हथियारों की सप्लाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। बाकी ये दूसरी चीजें तो मुझे बहाना लगती है, क्योंकि इस बहाने से तो जो भी चाइना की शिप आएंगी वो रोक सकेंगे ना, उसके ऊपर कहेंगे कि हमने इसको ब्लॉक करना है, हमारी हुकूमत का ये ऐलान हो चुका है। मेरा ख्याल ये है कि ये अगर किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंटली चाइनीज शिप्स को अमेरिकन ने टारगेट किया तो फिर आई थिंक ये सूरत हाल तीसरी जंगे अजीम की तरफ जा सकती है। बिल्कुल ठीक है राना साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
आपसे इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और कुछ देर पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन दी थी और कहा गया था कि पाकिस्तानी वक्त के 7 बजे हम देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मुकम्मल नाकाबंदी कर दी जाएगी। और अब इस नाकाबंदी का जो आगाज़ है वो हो चुका है। उससे पहले ही चीन के वज़ीर दिफ़ा ने भी अपना बयान दिया था। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीजी मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनके हमरा हैं रियर एडमिरल फैसल अली शाह, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मीर साहब का। मीर साहब, नाकाबंदी कर दी गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी थी, अब सूरत हाल किस जानिब जाएगी? 2 दिन पहले हमने देखा था कि 21 घंटे की मुज़ाकरात हुए थे दोनों फरीकैन के दरमियान। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत से दोनों फरीकैन जो हैं वो एक मेज़ पर आ गए थे। अब भी सीज़ फायर का जो मुतालबा है या ये जो ड्यूरेशन है, ये रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? देखें, अगर सीज फायर नहीं रहता तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो जाएगी। टर्की ने तो ओपनली कह दिया है कि इन दी इवेंट अगर इजराइल अपने अटैक्स दोबारा शुरू करता है तो टर्की अटैक करेगा इसके इजराइल के ऊपर। चलें, कहने की बातें। चाइना ने कहा हम ये कर देंगे, रशिया कह रहा है हम ये हो जाएगा, गल्फ स्टेट्स के एक अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन जब आप इस आदमी की बात करते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर 2-3 प्रेसिडेंट्स हैं जिनको कहा जाता है कि बड़े वर्स्ट प्रेसिडेंट्स अमेरिका हैज सीन, लेकिन उनको बाईपास और सरपास कर गया है ये डोनाल्ड ट्रंप। इसकी अपनी पार्टी और जो नेचुरली ऑपोजिशन पार्टी जो डेमोक्रेट्स है वो तो है ही है, लेकिन इस आदमी ने अमेरिका का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बिल्कुल। और ये जो अब आपने कहा ब्लॉकेड कर रहा है, ब्लॉकेड कर दिया है, ये आप मुझे बताएं, ये खोलने के चक्कर में वो खोल रहा है ब्लैक मार्केट पे? यस, जाएगा तेल। यस, आई एग्री विद हिम कि इस वक्त जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड पॉइंट है कि ये टोल टैक्स नहीं देना, बिल्कुल डिस्प्यूटेड पॉइंट है। लेकिन ये शुरू किसने करवाया है? इसी ने करवाया ना। पहले को टैक्स ले रहा था, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें $27 बिलियन तुम दो जो तुमने हमारा तबाही की है, क्योंकि आपने कहा था कि इमिनेंट अटैक है। अब आप मुझे बताओ, किसी एक पढ़े लिखे आदमी को बताओ कि क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी थी कि वो अटैक कर देगा उधर अमेरिका के ऊपर? उसके पास ऐसे लॉन्ग रेंज किसी किस्म के मिसाइल्स थे? अच्छा, लेकिन मीर साहब, ये भी कहा गया है कि एमओयू साइन होने ही वाला था। अब्बास रागची साहब ने क्लेम किया है, लेकिन फिर वॉशिंगटन से एक नई डील सामने आ जाती है, एक नया मुआहदा जो है वो सामने आ जाता है। देखें, ये जो बातें हैं ना, ये सब झूठ। उन्होंने पहले प्लान किया था कि ये करना है उन्होंने। ये जो नेतान्याहू है, इसने बुश को भी अप्रोच किया, इसने ओबामा को भी अप्रोच किया, बाइडेन को भी अप्रोच किया कि आप अटैक करो जी। तीनों ने रिफ्यूज किया, लेकिन ये सकम कर गया ऑन एडवाइस और इसने अटैक किया। अब आप मुझे बताएं कि इसने किस बेसिस पे अटैक किया? व्हाट इज द रीजन? क्या इसने असेस नहीं की थी सिचुएशन क्या होगा? आपने ये समझ रहा था, मेरी नजर में ये समझ रहा था कि वेनेजुएला किडनैप कर लो, जो ये किडनैप का वो मडूरो को उठा लिया वेनेजुएला से, फिर निकारागुआ से आपने उठा लिया, इधर इस तरह की चीजें करते हैं। ठीक है। ये बहुत एक जाहिल किस्म का आदमी है। ऑनेस्टली मुझे अफसोस होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुतालिक ये मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जो अपनी हिमाकत दिखाई है और अपनी शैलोनेस दिखाई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो गए। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि बिल्कुल, हमने देखा था कि अमेरिका में जो है वो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ था। मीर साहब, मैं आपका भी रुख करूंगी। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है फैसल अली शाह साहब। फैसल साहब, चाइना का 2.5 मिलियन पर बैरल डॉलर जो है पर डे इंपोर्ट होता है ईरान से, और अब हम देखेंगे कि चाइना भी जो है वो इस जंग में कूद जाएगा, क्योंकि अगर चाइना की इंपोर्ट जो है वो उससे रुकती है तो चाइना को खासा नुकसान होगा, उनकी मईशत को भी नुकसान होगा। इस पे जी शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। चाइना की तकरीबन 13% डिपेंडेंस है ईरान पे, वो 13% तेल वहां से लेते हैं अपनी जरूरत का। 13% तो शायद उसको तो शायद वो बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज्यादा बड़ी बात जो है वो उनकी इज्जत पे आती है, उनके जो पॉलिटिकल स्टेचर है उस पे आती है कि क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे
कि चाइनीज जहाज, अमेरिकन जहाज जो है वो चाइनीज जहाज़ों को इंटरसेप्ट करें, उनको रोकें और वापस जाने पे मजबूर कर दें, और चाइना को ये यूएस अलाउ ना करे कि वो ईरान के साथ ट्रेड करे तेल की। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकली चाइना के लिए वायबल नहीं होगा और उसके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या चाइना चुप कर जाएगा, या चाइना के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो अपनी नेवी के जहाज यहाँ भेजेगा अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? अपनी नेवी के जहाजों को भेजता है तो क्या वो अमेरिकन ब्लॉकेड को तोड़ेंगे और उसमें से गुजर के जाएंगे? तो क्या कन्फ्रंटेशन नहीं होगी? क्या काइनेटिक ऑपरेशंस नहीं होंगे? तो ये बहुत सारे इसमें सवालात हैं। मैं समझता हूँ कि ये ट्रम्प साहब ने जो ब्लॉकेड का ऐलान किया है जी। ये, जैसे ईरानी एक सिफारतकार ने आज बयान दिया है कि ये ज्यादातर पॉलिटिकल क्लेम है और प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत दानिशमंदी है जो ईरान ने कहा है, क्योंकि ईरान एक एग्जिट दे रहा है यूएस को कि वो ब्रीच ऑफ सीज फायर ना करे। क्योंकि देखें, ये जो ब्लॉकेड है, जो जिसको ये ब्लॉकेड कह रहे हैं ट्रम्प साहब, ये एक्ट ऑफ वॉर है। अगर आप ब्लॉकेड किसी के खिलाफ अनाउंस करते हैं तो आप बेसिकली तबले जंग बजा रहे हैं, आप जंग का आगाज कर रहे हैं। और अगर जंग का आगाज कर रहे हैं तो फिर आप ब्रीच ऑफ सीज फायर कर रहे हैं, क्योंकि जो अगला फरीक है उसके पास ये राइट रिजर्व है कि वो इस ब्लॉकेड को ब्रीच करे। और जाहिर बात है कि ब्रीच फिजिकली हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि देखें, ट्रम्प साहब के पास तमाम ट्रॉफीज आ गई हैं बकौल उनके, लीडरशिप को उड़ा दिया है। नहीं, ट्रम्प ने तो ये भी दावा किया था कि हमने 150 ईरानी जहाज को तबाह कर दिया है, उनकी नेवी तबाह कर दी है। तो फिर अगर नेवी तबाह कर दी है तो फिर ये ब्लॉकेड, मैं ये बता रहा हूँ कि उनके पास ट्रॉफी सारी आ गई हैं। उनके पास सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने की, और वो मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहते हैं इस वक्त ईरान पे, ना सिर्फ ये कि अपने ब्लॉकेड के इज़हार से, बल्कि बाकी मुल्कों को भी इसमें इन्वॉल्व करके कि वो ईरान को समझाएं कि तुम खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, क्योंकि उसकी रजामंदी के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगी नहीं। तो वो एक दफा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, उसके बाद ट्रम्प साहब हाथ झाड़ के यहाँ से निकल जाएं और वापस चले जाएं, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताएं कि मैंने तमाम वो क्लेम जो मैंने किए थे जंग से पहले वो पूरे कर दिए हैं। ना अब ईरान में वो रिजीम है, ना उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने बंद की है। तो मैं अब फातेह के तौर पे वापस आया। ये बेसिकली मुझे लगता है कि उनका मुद्दा है और जिसकी तरफ वो जा रहे हैं। फिजिकल अगर वो करेंगे तो इसमें बहुत एट्रिशन होगी और जंग बंदी खत्म हो जाएगी। मीर साहब, ये बताइएगा कि ईरानी हुकाम की जानिब से कहा गया था कि अगर हमारी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज ममालिक में जो बंदरगाहें मौजूद हैं हम उन्हें भी तबाह कर देंगे। अब इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, तो वो गलत सिमत में है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पेट्रोलियम की सनतों पे जो हमला किया गया था ईरान की जानिब से सऊदीया की, उसकी पाकिस्तान ने भी मजम्मत की थी। क्या कहेंगे? देखिए, वही बात है, बात अमेरिका हमला करे या जैसे कह रहा है कि खर्ग आइलैंड पे वो हिट करेगा उनके पेट्रोलियम जहाँ रिफाइनरीज हैं, या ईरान पोर्ट्स को उड़ाएगा। बात ये है कि ये कब तक आप उड़ाओगे और फिर आप इसको कब तक इसको डेवलप करोगे? आपने रीडेवलप भी तो करना है ना। सो डिस्ट्रक्शन इज नॉट द आंसर। द आंसर और सोल्यूशन इज आपकी बातचीत। आपका पहला राउंड हो गया है। आई थिंक लेट्स नॉट बी इम्पेशेंट कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी आपके पास बहुत पॉलिटिकल गिमिक्री चलेगी, कुछ इधर से भी बयानात आएंगे, उधर से भी आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखो, कहीं भी डिस्ट्रक्शन होगी, उस डिस्ट्रक्शन को आपने रिपेयर करना है, और ये रिपेयर उस चीज को करना है कि जिसके ऊपर आपकी पूरी दुनिया चल रही है। और ये जो तेल है, ये इसने वैसे ही आपकी एक वर्ल्ड वॉर 3 की आप कह लो कि इकोनॉमिक थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दी हुई है, और एटलीस्ट ऑन द एडवेंट ऑफ इट। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, ये कब बैठेंगे, कौन बैठेगा, अब पाकिस्तान इस पे कितना पुश करेगा कि हम द नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग ये कहाँ होती है? क्या ये पाकिस्तान में होती है, ओमान में है, या जनीवा में है, कहाँ है? ये अब देखा जाएगा, और आई एम श्योर कि आपको 2-3 दिन के अंदर कुछ ना सवाल ये कि जो एटमी हथियार का मामला है, जिसकी वजह से ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, पसे पर्दा हकायक कुछ और भी हो सकते हैं, या ये वाकई एटमी हथियार का मामला है जिसकी वजह से मुज़ाकरात जो है नाकाम हो गए, या इसका दूसरा राउंड जो है आप समझ लें कि होने जाएगा?
देखिए दूसरे राउंड की बात नहीं, आप बुनियादी चीज पे देखें ना, 2016 में जब ईरान ने खुद साइन करके दे दिया है कि दे आर नॉट मेकिंग एनी एटॉमिक वेपन्स, ये तो ट्रंप ने आके इसको फाड़ा है। बाकी आपकी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ 2016 के अगर एक अकॉर्ड हो गया है, तब आप मुझे बताओ इस आदमी को क्या जरूरत थी कि उसको फाड़ के और फिर उसके बाद ये अटैक करे? आई मीन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? सो बेसिकली ये जो चीजें हैं इसके बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं। मुझे तो लग रहा है कि इसको छोड़े आप, ये इररिलेवेंट हो जाएगा 4-5 महीनों के अंदर। जी हमने देखना है कि हमने ये जो आपका गल्फ का एरिया है इसकी रिलेशंस आगे हमने कैसे बहाल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द 7 बेसिस जो कि अमेरिकन ने यहाँ किए हैं। उन 7 बेसिस की वजह से आज आप देखो कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कितना बढ़ गया है। रीजनल हार्मनी जो थी, टेंशन जरूर थी सऊदी अरेबिया ईरान की, लेकिन जो हार्मनी जो क्रिएट हो रही थी वो कितनी खराब इस आदमी ने कर दिया है। सो बेसिकली इसने वो किया डिवाइड एंड रूल वाला, लेकिन अब आगे पता चलेगा कि लाए अमल ये जो गल्फ स्टेट्स है ये क्या करते हैं। आई एम ग्लैड कतर ने एक स्टैंड ले लिया एंड दे वांट द अमेरिकन्स आउट ऑफ इट, लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे अगेन दैट यू नो वी हैव टू वेट। जो डिस्ट्रक्शन है होनी है हो गई है, मेरी नजर में फर्दर डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। अगर होगी, और जब आप कहते हैं कि न्यूक्लियर कोई नहीं चलाएगा, मैं आपको ये पक्का वादा करके कहता हूँ न्यूक्लियर कोई नहीं चलाएगा। न्यूक्लियर का ये डेटरेंट होता है, एक थ्रेट होती है। तो देखो ना, जब ये थ्रेट है, थ्रेट के ऊपर मेन चीज होती है कि सेकंड स्ट्राइक कौन करेगा। मेन चीज वो होती है सेकंड स्ट्राइक की। फर्स्ट स्ट्राइक तो कोई भी कर देगा, सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी किसकी है, दैट वी हैव टू वेट एंड सी। और जब आप ये करेंगे, आपका तो न्यूक्लियर जो जितना भी आपका ये आर्मामेंट है वो तो वैसे एक्सपोज हुआ है। रेडिएशन लीक कहीं हो सकती है इसराइल के अंदर, हाइफा के अंदर। मैंने जब 2006 में इसराइल में वॉर कवर की है, हाइफा का जो उसका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको 1.5 महीना लगता है नीचे लाने के लिए। और वहां एक अगर बम पड़ गया या रॉकेट आ गया, जो कि ये लोग उस वक्त मार रहे थे स्कड मिसाइल्स, सही, आपका तो रेडिएशन वहां लीक हो गया, इसराइल तो वैसे लगा जाएगा नीचे। सो डू वी नीड दैट? वी डोंट वांट टू बॉम्ब इसराइल, न्यूक Israel or any other country, because nuclear exposure is not required at this moment in time in this globe. इसके आफ्टर इफेक्ट्स आज भी आप नागासाकी हिरोशिमा के आप आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं, तो क्या आपने और भी अगले 100 साल के अंदर ये चीज इसको देखनी है? सो ये जो चीजें हैं ये नेगोशिएशन से ठीक होंगी, एंड आई थिंक वी हैव टू गिव इट अनदर फ्यू डेज बिफोर समथिंग कॉन्क्रीट कम्स अप। लेकिन अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ने शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि ceasefire is being maintained. How long for? That remains to be seen. बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, वो मुज़ाकरात भी हुए, कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं हो सका और बार बार ईरान से यही कहा गया था कि आप एटमी हथियार के मामले पे गौर व फिक्र करें, और फिर ये भी कहा गया था कि जो मिसाइल रेंज है उसे कम कर दिया जाए। तो क्या समझते हैं आप कि ईरान इन तमाम चीज़ों पे जो है इन तमाम कंक्लूजन पे रजामंद होगा? देखिए, पहली चीज तो ये कि ईरान और यूएस के बीच में बेशबहा डिस्ट्रस्ट, बेशबहा 47 साल जिन लोगों ने एक दूसरे से नफरत की है, वो एक रात में बैठ के तो सारे 47 साल का मरहला तो नहीं अबूर कर सकते थे। दूसरी एक और चीज याद रखिए कि देखें, अमेरिका ने 47 साल ईरान को यहाँ पे थ्रेट बना के पेश किया है, बिल्कुल, और उसके बलबूते पे अपना इन्फ्लुएंस रीजन में कायम रखा है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री। अच्छा, ईरान की तरफ देखिए तो जो उनका रेवोल्यूशन है उसमें एक फैक्टर है, एक स्पिरिट है जो कि एंटी अमेरिकन है। और आप ईरान में जाइए तो मर्ग बर अमेरिका आपको बड़ा वाज़े लिखा हुआ नजर आएगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की जरूरत भी रहे हैं और दोनों एक दूसरे से के खिलाफ भी रहे हैं, उन्हीं के एक दूसरे के बलबूते पर ही बेसिकली चलते भी रहे। अब ये जो आप बात कर रही हैं कि बातचीत में ये रह गया वो रह गया, देखिए ये सब फैक्टर्स अपने मद्देनजर रखिए और अमेरिका के मुतालबात देखिए। वो ये कहता है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली रोल बैक कर दें,
और उसमें आप पीसफुल पर्पसेस के लिए भी एनरिचमेंट नहीं करेंगे, इवन 3.67% भी नहीं आप करेंगे जो आपने JCPOA में एग्री किया था, आप 0% करेंगे और जो आपका स्टॉक पाइल है वो हमारे हवाले कर दें। और आपको जब भी पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होगी पीसफुल पर्पसेस के लिए, हम आपकी मदद करेंगे। अब वो ममालिक जो 47 साल से एक दूसरे से नफरत करते आए हैं और सही। एक दूसरे के बलबूते पे अपनी अपनी मतलब डोमेस्टिक ऑडियंस को वो सेटिस्फाई करते आए हैं, उनमें इतना डिस्ट्रेस है और एक मुल्क दूसरे को कह रहा है कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो और मुझ पे डिपेंडेंट हो जाओ, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, देखिए ईरान का ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डायरेक्टली उसके डिफेंस से लिंक्ड, और वो इसको अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। इसराइल, इसका तो ये मतलब है कि वो लिमिट कर दे रेंज और इसराइल इसको मारता रहे और ये उसको ना मार सके। जब 47 साल ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी रही तो ईरान ने प्रॉक्सी वॉर का इंतखाब किया। क्यों किया? इसलिए कि ईरान के हाथ कट गए थे, तो उसने फिर ऐसी प्रॉक्सी वॉर का इंतखाब किया जिससे वो अपने आप को बचा सके। वो अपनी जंग बाहर ले गया और दूसरे रीजन्स में ले गया और इजराइल के करीब ले गया। अब फिर आप उसको बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लिमिट करने को कह रहे हैं, जिसका ये मतलब है आप उसको फिर किसी ऐसे रास्ते पे मजबूर करेंगे अख्तियार करने पे जिससे वो फिर कोई इस किस्म का काम करे। वो तो ये कहता है कि भाई मेरे साथ आप बैठ के बातचीत करें और एक दफा ये मसला खत्म करें। मैं भी इस गेम में नहीं पढ़ना चाहता जो आज 47 साल से मैं लड़ता आ रहा हूँ। सही। मैं भी सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे लोग भी डिजर्व करते हैं कि फाइनेंशियली बेटर हो और हम खित्ते में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। आपने आके तफर्रुका फैलाया है ना ईरान को लेके, तो आपने उसको थ्रेट बना के तो अरब कंट्रीज को कहा कि जी ये तुम्हारा थ्रेट है, मैं तुम्हें वेपन इक्विपमेंट देता हूँ, सिक्योरिटी देता हूँ और तुम मेरे साथ रहो। तो ईरान कहता है ये सब खत्म करो और हमें यहाँ जीने दो, तुम इस खित्ते को अच्छा बिलोंग फैसल नहीं करते हो, साहब, ये तुम जो कहीं और से धमकी दी आए। गई थी अमेरिका की जानिब से, जिसे फुलफिल भी कर दिया गया, नाकाबंदी भी हो गई, और फिर ये भी कहा गया है ईरान की हुकाम की जानिब से कि हम खलीजी ममालिक में जो पोर्ट मौजूद है हम उन पे भी हमला कर सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अभी नाकाबंदी के बाद जो है वो ईरान हमला करेगा खलीजी ममालिक में? अगर अमेरिका ने अमली इकदाम किया और इस नाकाबंदी के एवज उसने जो जहाज ईरान की पोर्ट्स पे जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं उनको रोका, तो मेरा ख्याल है कि ईरान जरूर करेगा। उसको पूरा हक है कि वो इस नाके को तोड़े, और अगर वो नहीं तोड़ सकता तो फिर उसके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो जाहिर बात है कि इस कॉस्ट ऑफ वॉर को बढ़ाएगा सबके लिए, जिस तरह अमेरिका इस कॉस्ट ऑफ वॉर को बढ़ा रहा है। अब आप देखें नाका लगा के जी। चाइना के लिए, ब्रिटेन के लिए, फ्रांस के लिए, अफ्रीका के लिए, ईस्ट एशिया के लिए, इंडिया के लिए, तो ये अमेरिका ने कॉस्ट ऑफ वॉर अभी बढ़ाई है ना। तो ईरान भी इसमें मजीद इजाफा कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, उसके पास ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। पीजी मीर साहब, बाकर कालिबाफ ने एक्स पे पैगाम दिया और व्हाइट हाउस के करीब जहां जहां पेट्रोल पंप स्टेशंस थे उन्हें हाईलाइट किया, आपने वो देखा भी होगा, और ये भी उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद $4 से $5 गैलन गैस भी आपको सस्ता लगेगा, यानी कि अब इसमें मजीद इजाफा जो है हो जाएगा। वैसे भी कई ऐसे ममालिक हैं जो तेल की कीमतों से जूझ रहे हैं। अब इस नाके के बाद, इस नाकाबंदी के बाद जो है वो कई ममालिक में तेल एक बार फिर महंगा बिकेगा। तेल तो हो गया महंगा, बिल्कुल $6 पे तो कई स्टेट्स में चला गया है। अब बात यह है कि क्या आपका जो पर कैपिटा इनकम है अमेरिका के अंदर वो अफोर्ड कर सकता है ये? नहीं। हम समझते हैं, देखें हम पाकिस्तान में बैठ के समझते हैं अमेरिका बड़ा एफ्लुएंट है, बड़ा अमीर है। उनके शहर अमीर हैं, उनके जो लोग हैं ये पेंडू हैं, ये गुजर खान के और इधर के डस्के के हैं। ये इनको कोई पता नहीं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब न्यूयॉर्क से बाहर कनेक्टिकट में चले जाएं, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ है, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। वो अपनी दुनिया में रह रहे हैं। सो बेसिकली अमेरिका जो है वो एक गरीब मुल्क है इन द सेंस कि ये सबसे बड़ा मकरूज है इस दुनिया के अंदर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो ये मकरूज सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का है। अब आप मुझे बताओ, ये जंग इसने अप्रोक्सीमेटली $45 बिलियन अभी इसने लगा दिए इस जंग के ऊपर। इसने कहीं ना कहीं से तो ये पैसा रिकवर करना है ना। कहां से करेगा? लोगों पर टैक्स लगाएगा, क्या करेगा? टैरिफ बढ़ा देगा, क्या करेगा? और मुझे बताएं, जब वो टैरिफ बढ़ाएगा
दुनिया की कीमतें वैसे बढ़ जाएंगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अब आपने चाइना का जिक्र किया है, आपका क्या ख्याल है कि चाइना ये कब तक सस्टेन कर जाएगा? ये जो ब्लॉकेड है कब तक करेगा? चाइना के पास दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। वो जो आप वो डॉलर मार्केट और ये वो फलाना वो आप देख लोगे, $2 $3 पे हो जाएगा वो। द क्वेश्चन इज, इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि ये जो इकदामात उठा रहा है इकोनॉमिकली इसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं, बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं, और इसका एडवेंचर यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। ये अभी मरमर कर रहा है, क्यूबा के ऊपर भी मरमर इसने ग्रीनलैंड के ऊपर भी कर दिया हुआ है। ये कहाँ ब्रेक लगाएगा? सो बेसिकली जिस तरह आज एक सेनेटर ने कहा है कि इस आदमी को he has to be removed because he is the biggest danger। आप बल्कि बराक ओबामा ने आज कहा है कि उसने मुझसे पूछा गया कि आप बताएं कि अमेरिका का सबसे ज्यादा दुश्मन कौन है, जिहादी है या कोई और कोई कहा? उसने कहा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अमेरिका का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब आप मुझे बताओ, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो नेचुरली कि कहीं कोई वजन तो है ना। हमें भी सबको पता है क्या हो रहा है। और जब हम ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन ने आज ही के स्टामर ने क्लियरली कह दिया है कि ब्रिटेन इसमें कोई हिस्सा नहीं लेगा ब्लॉकेड के अंदर। बरतानिया की जानिब से पहले भी कहा गया था कि ये जंग हमारी नहीं है। जी मीर साहब। बिल्कुल, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसके साथ माइंड स्विमिंग करेंगे, बिल्कुल स्वीपिंग उन्होंने करनी है। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज वी हैव टू लुक फॉर अ सॉल्यूशन। अब ये कितना सोल्यूशन है, वो पाकिस्तान को कितना ये पंप करता है। मैं तो पब्लिकली कहता हूँ, जब ये कहता है ना हमारे फील्ड मार्शल और माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और तुम्हारा फील्ड मार्शल नहीं है, ही इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल फॉर पाकिस्तान। हम पाकिस्तान का है वो, इट डजंट वर्क फॉर अमेरिका। लेकिन ये फूंक देता है माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। ये वही है ना जिन को तारीफें कर रहा था, आज उनको गालियां दे रहा है। और इसके साथ भी वही है, ये वैंस हमने माजी में ये भी देखा था कि अमेरिका की जानिब से डू मोर का मुतालबा भी किया गया था अमीर साहब पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान हैज टू डू मोर। वो आर्मिटेज ने कहीं आके कहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये भी मैं आपको बता दूं, ये कि जी जनरल मुशर्रफ को कहा था कि जी आर यू विद अस और नॉट, या हम ये कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये मैं आज को कंफर्म करके बता रहा हूँ क्योंकि जनरल साहब ने खुद मुझे बताया, बिकॉज़ आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बस वो लोगों ने बना दिया। पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना स्टेट एंड पाकिस्तान इज नॉट ईरान। they know the value of Pakistan, but having said so, अगर ईरान कैपिचुलेट करता है इसके नीचे, याद रखना, then Pakistan will be the next target। ये कोई किसी का दोस्त नहीं अमेरिका, इसके इंटरेस्ट होते हैं, दोस्ती नहीं होती है। And there are no permanent मैं बिल्कुल यही बात जानना चाह रही थी मीर साहब। जिस तरीके से सीज फायर हुआ शहबाज शरीफ साहब के एक्स पैगाम के बाद, हमने देखा कि दोनों ममालिक ने जो है वो इसे एक्सेप्ट किया शहबाज शरीफ साहब की अपील को, लेकिन कोई और ममालिक दुनिया में नहीं था जिसने ये अपील की हो। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने अपील की और दोनों ममालिक की जानिब से जो है इसे कबूल कर लिया गया। बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए तो एक एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर क्या कोई इसके नुकसानात हो सकते हैं? कोई नहीं बोलेगा। पाकिस्तान बोलता है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पैसा जो है ना अमेरिका में नहीं स्टैश किया हुआ। मिडिल ईस्ट क्यों नहीं बोलता है? ये सारे शेखों का पैसा तो उधर पड़ा हुआ है, वेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। इनमें से एक चीज करेगा वो उनके पैसे फ्रीज कर देंगे। वेस्ट तो यही करता है ना। अब ये जो रशियंस हैं, इनके जितने भी ओलिगार्क्स हैं, उनके शिप्स, उनकी वो जो जितने भी ये यॉट्स एंड ऑल दैट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने फ्रीज करके रखी हुई, पकड़ ली है। सो द क्वेश्चन इज, ये कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा इस खत्ते के अंदर, इट विल बी पाकिस्तान। Pakistan has stood up because Pakistan has no liabilities as far as these other Gulf states are concerned. तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जो बोल रहा था, शाह फिरान 79 में क्या किया इन्होंने, जो बोल रहा था इसके साथ कदाफी के साथ क्या किया, हाफिज अल असद के साथ क्या किया, उसको तो आपने बिल्कुल न्यूट ही कर दिया किंग को। तो ये अपनी गेम्स ये खेलते रहते हैं। They want Israel to be a greater superpower. बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, पाकिस्तान की खामोश सफारतकारी जो है वो जारी है और अभी भी बताया जा रहा है कि सऊदीया का दौरा भी कर सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। एक जगह तो ईरान ने धमकी दे दी है कि हम खलीज ममालिक पे अटैक करेंगे, उनके पोर्ट्स पे, और दूसरी जानिब भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदीया का दौरा कर सकते हैं। ऑल्दो हमारा एक दफ़ाई मुआहिदा भी हुआ है सऊदीया से, क्या कहेंगे?
देखिए, ईरान ने कहा है लेकिन उसने किया तो नहीं है। वो तो उसने एक डिटरेंट क्रिएट किया है कि अगर अमेरिकन इस तरह करेंगे तो फिर मेरे पास ये ऑप्शंस है। और ईरान, देखिए, जब आप ब्लॉकेड किसी के खिलाफ लगाते हैं, किसी मुल्क के खिलाफ, तो उस मुल्क को ये हक हासिल होता है कि वो उस ब्लॉकेड को ब्रीच करे। ब्लॉकेड लगाया क्यों जाता है? ब्लॉकेड बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन के लिए लगाया जाता है। आप इकोनॉमिकली अपने ओपोनेंट को तंग करते हैं, उसकी ट्रेड बंद करते हैं। तो अगर आप उसको ऊपर से भी मार रहे हैं, आप उससे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, और फिर आप तरह तरह की अपनी डिमांड्स लेकर आ रहे हैं, और फिर आप उसको इकोनॉमिकली भी स्ट्रैंगुलेट करेंगे, तो फिर वो तो जाहिर बात है दीवार से लग गए, और दीवार से लगा हुआ आदमी तो फिर जो कुछ उसके हाथ में होता है वो यूज करता है। तो ईरान ने किया नहीं है, कहा जरूर है। और पाकिस्तान की देखें, शुरू जंग से ये कोशिश रही है कि इजराइल की नीयत के बरखिलाफ, इजराइल की ये नीयत रही है शुरू से कि तमाम अरब ममालिक इस जंग में शामिल हो जाएं ईरान के खिलाफ। तो उसकी नीयत के बरखिलाफ, उसकी कोशिश के बरखिलाफ पाकिस्तान ने भरपूर डिप्लोमेसी की है इन अरब ममालिक के साथ, और उनको बाज रखा है इस जंग में बाकायदा शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान कामयाब रहा है उस फ्रंट में। अभी भी पाकिस्तान ये समझता है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की नौबत आ गई जहां ये शामिल हो गए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल मरहला है। देखिए, हमें तो फिर साइड लेनी पड़ जाएगी। बिल्कुल। और हमारी साइड क्लियर है, आपने खुद जिक्र किया है कि हमारी साइड तो क्लियर है। तो अगर हम वो साइड लेते हैं तो रहते हम ईरान के साथ हैं, साइड हम उधर की लें, हमारे लिए तो बहुत टाइट रोप इस वक्त भी है, और आगे तो बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हम तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये बात आगे ना बढ़े। और पाकिस्तान ने जो सीज फायर करवा दिया है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद जो 47 इयर्स के बाद इन दोनों को आपस में बिठा दिया, ये भी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने अभी भी ये इरादा रखा हुआ है कि हम इसको कामयाब बनाएंगे, बातचीत को खत्म नहीं होने देंगे, डीरेल नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान तो हर सूरत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पार्टी नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन स्टेक्स हमारे डायरेक्ट हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो हमने अपने स्टेक्स को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, ये जो बात कर रहे हैं हम सीज़ फायर के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि सीज़ फायर बरकरार रहेगा, या फिर हम देखेंगे कि अमेरिका की जानिब से एक बार फिर इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो की जाएगी? माजी में भी हमने देखा था कि मुज़ाकरात हो रहे थे और उसी वक्त जो है इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो है वो ईरान पे हमला कर दिया था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रहना चाहिए सीज़ फायर। दुनिया के अंदर आप एंशिएंट हिस्ट्री चले जाएं, मॉडर्न हिस्ट्री में आप आ जाएं, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आ जाएं, दुनिया की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ल्ड वॉर 1, 2, उसको वो आपके पास एक एग्जांपल है, हमेशा एक बातचीत से खत्म होती है। मिस्टेक एंड ऑल दैट, आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड ऑल दैट, ये इसी पे खत्म होती है। अब बात ये आती है कि क्या हम लड़ते ही रहेंगे? क्या हम इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे? अमेरिका जब ये सुपर पावर बनी है, इसकी सबसे गंदी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज आप देखो कि 2 सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में मौजूद हैं। एक आपका कश्मीर का एक है, और उसके बाद दूसरा आपका पैलेस्टाइन का है। ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल आपके ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनमें किसी में कोई नेक नियति तो होती तो ये रिजॉल्व हो सकता था। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है रिजॉल्व, लेकिन आपने एक पार्टी बन गए, अमेरिका पार्टी बन गया है इसका, इजराइल का। सो अब आप देखोगे कि वो कभी भी वहां कुछ नहीं करेगा। उसका दूसरा प्रॉक्सी बैठा हुआ है हमारे साथ, इंडिया। ये इंडिया जो मर्जी इधर उधर कर ले, लेकिन ये रहेगा अमेरिका के साथ, हमारे साथ नहीं आएगा ये। सो ये उसकी प्रॉक्सी है, बिकॉज उसने इसको इस्तेमाल करना है, चाइना के साथ करना है, रशिया के साथ करना है। ये आपको वक्त ही बताएगा। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, सीज फायर इज द इवेंचुअल आंसर। जब तक अगर सीज फायर नहीं होगा, फैसल साहब सही बात कर रहे हैं, हमने अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल एज अ वॉच डॉग हमने उसको देखना है, बिकॉज डोंट फॉरगेट हमारे इर्द गिर्द भी हॉस्टिलिटी बहुत मौजूद है। जो एसेट फ्रीज किए गए हैं ईरान के, उसे भी अनफ्रीज करने की बात हुई थी, लेकिन ताहाल पता नहीं चल सका। कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि अमेरिका ने ये मुतालबा जो है वो मान लिया था ईरान का। देखिए, इसमें एम्बिग्विटी है। वो कह के गया है वाइस प्रेसिडेंट कि मैं बेस्ट ऑफर दे के गया, लेकिन
उसके दूसरे दिन जाके उसने कहा बेस्ट एंड फाइनल ऑफर। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, यहां कह के गया है कि बेस्ट ऑफर दे के जा रहे हैं हम, वहां जाके कह रहे हैं फाइनल ऑफर। तो अगर आपकी ये फाइनल ऑफर है, डिस्ट्रक्शन आपने की है, तो अंडर एनी सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि कंडीशंस, ईरान ने तो नहीं शुरू की जंग। ईरान वाज नॉट द एग्रेसर, इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच वाज द एग्रेसर। ईरान नेवर अटैक्ड यू। आपने लास्ट ईयर भी इस पे अटैक किया था, आपने टारगेट किलिंग किया था थ्रू इसके साथ इजराइल के साथ मिलके। तो अब आप मुझे बताओ कि आप खुद एग्रेसर हो और फिर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी, ईरान का बिल्कुल जायज एक मुतालबा है $27 बिलियन, जो कि मैं समझता हूँ फिर भी कम है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह किया है, अब आप मुझे बताओ, जो जो बच्चे मारे हैं यार, अब आप मुझे बताओ हु विल रिप्लेस दोस ह्यूमन लाइव्स। आपने बोर्ड ऑफ पीस बना दिया अपनी तरफ को बड़ा, वो किंग कॉन्ग बन के यूनाइटेड नेशंस। मुझे तो अफसोस यूनाइटेड नेशंस पे आता है कि वहां से कुछ चीज ही नहीं निकल रही। यूनाइटेड नेशंस किस मर्द की दुआ है कि पाकिस्तान एक काम कर रहा है, तुम बैठे हुए और वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। So the question is, we are in a state of chaos, political chaos, कि किसने क्या करना है, कहाँ करना है, कौन करना है। हर बंदा अपनी अपनी जान बचा रहा है, यूरोप अपनी जान बचा रहा है, एंड हमने देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किसका बचता है। That's it. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपके वक्त का इनके हमरा थे। फैसल अली शाह, दफाई दर्जा कर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।